मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आज सुबह आप लोग को बताया था कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि मैं आज से फिर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग का डिमांड तो बहुत पहले से था, बट मैं आप लोग से यही बोला था कि मुझे सही मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं टेस्ट सीरीज फालतू नहीं प्रोवाइड कराऊंगा जिसका एग्ज़ाम में कोई यूज़ ना हो। मैं इसलिए आप लोग को पहले ही मना कर दिया था, बट आज मिल गया मुझे, तब मैं आज आप लोग को बताया कि मैं अब आज से स्टार्ट करने वाला टेस्ट सीरीज। और उसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो रेलवे की पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिसके आगे पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, ये रेलवे के किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली हम बात करें, अभी 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी। तो अगर आप इन दोनों के अभ्यर्थी हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, जरूर पूरा वीडियो देखें। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आप लोग टेस्ट सीरीज का डिमांड तो करते हैं, बट मैं टेस्ट सीरीज इसलिए चलाता हूँ फ्रेंड्स, पता है क्या होता है कि मैक्सिमम यूट्यूब पे जो लोग घूमते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो केवल न्यूज़ के पीछे भागते हैं, कब कहाँ कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। बट जहाँ कहीं कोई क्लासेस स्टार्ट होता है तो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, भाग जाते हैं, उन्हें बोरिंग फील होने लगती है। तो ऐसे ही लोग डिमांड करते हैं, डिमांड करने के बाद लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज देना छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप लोग को नौकरी लेनी है अगर रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू या ग्रुप डी के थ्रू, तो मैं उम्मीद करूँगा आप मेरा वीडियो जो है अंत तक देखेंगे, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अब आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला क्या आप देख रहे हैं, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो पूछा जा रहा है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रेडियो आइसोटोप है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है सी है, रेडियो फास्फोरस। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं बार बार, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं विनय निर्भीक ऑफिशियल, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करते हैं टारगेट विद विनय निर्भीक, तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे कोई भी पीडीएफ हो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया फ्रेंड्स रेडियो फास्फोरस, यानी कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, रेडियो फास्फोरस है। हो सकता है फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, ताकि आपको भूले ना और दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह नज़दीक हैं अब। नेक्स्ट क्या है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, ऑप्शन में क्या है, का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। यानी कि यह पूछ रहा है, जब मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके लाल रुधिर कणिकाओं के साथ क्या होता है, उसकी लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या बढ़ जाता है, या फिर संख्या उनकी बढ़ जाती है, या फिर उनका आकार छोटा हो जाता है, या फिर संख्या घट जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, बी है, यानी संख्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर जब मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। न तो आकार बढ़ता है, न तो आकार घटता है, न तो संख्या घटती है, लेकिन क्या होता है, संख्या उनकी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आगे, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में, चर्म शोधन मतलब जहाँ चमड़े वगैरह का काम होता है। ठीक है, तो आगे क्या है, निकेल, जस्ता, क्रोमियम और सीसा का ऑप्शन है। यानी कह रहा है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, यानी विषैली धातु की बात हो रही है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसमें विषैली धातु कौन सी है, निकेल है कि जस्ता है कि क्रोमियम है कि सीसा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है, सी है, क्रोमियम। यानी कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में क्रोमियम पाई जाती है, जो भारी धातु भी है और विषैली भी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रॉन्सियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है रेलवे परीक्षाओं में। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए है नीलाभ हरा, बी है सेब का हरा रंग, सी है किरमिजी लाल और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्सियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किरमिजी लाल, ऑप्शन सी। यानी कि स्ट्रॉन्सियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या फिर अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को आंसर मालूम हो तो मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, मैं तो लाइव वीडियो देता नहीं हूँ, मैं अपलोडेड वीडियो देता हूँ, मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियो। तो जब भी आप वीडियो प्ले कर रहे हो, अगर आपको लग जाता है कि आपको आंसर सही है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 5 का ए या 5 का बी या 5 का जो भी हो आप दे सकते हैं। वैसे मैं एक क्वेश्चन हर एक टेस्ट सीरीज में आपके लिए छोड़ने वाला हूं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका आंसर क्या होगा, ताकि पता चल सके आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है, सी है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। यानी कि पूरा क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है अभिकेंद्र बल के समान होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है अभिकेंद्र के बल का समान होता है, इसलिए जो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर होता है व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। इसका भी अगर आंसर आपको मालूम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ए दिया है ऑप्शन में लौह अयस्कों से, फिर बी है लौह चुंबकीय पदार्थों से, सी है एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, डी है लोहा कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। तो किससे बनते हैं फ्रेंड्स आधुनिक शक्तिशाली चुंबक, तो ये आपके बनते हैं एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ जो रेलवे में स्पेशली पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रेलवे ग्रुप सी ग्रुप डी कोई भी हो। ठीक है, तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ए में क्या है आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी क्या है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सी क्या है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। डी मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। इसका आंसर तो मैंने पहले दिखा दिया फ्रेंड्स, फिर बाद में ढका कुछ लोग देख लिए भी होंगे जब मैं ढका नहीं था। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, तो इसका आंसर सी है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। यानी सबसे पहली घटना जो है यही हुई थी जब मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। तो इसका आंसर आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अभी बता सकते हैं कि कौन सी घटना किस ईयर में घटी थी। ठीक है, अगर डेट वगैरह आपको आइडिया मालूम है तो डेट भी बताए एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था, और फिर मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल कब भेजा जो कि सबसे पहले इसमें हुआ था। ठीक है, और मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार कब विजेता बनी, इन सबका आप ईयर वगैरह बता सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा, यानी कि आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन में दिया ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा, डी लाल पीला हरा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऐसे जब सारे कलर मिक्स कर देते तो। ठीक है, तो आपको सही से याद करना पड़ेगा। तो आंसर देखते इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, सी लाल नीला हरा। आप चाहे तो इस पर कोई ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। तो फोटोग्राफी मुख्य रंग कौन से होते हैं, लाल नीला हरा। इसको आप बनाना चाहें तो कौन सा ट्रिक बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका क्या ट्रिक बन सकता है लाल नीला हरा याद करने के लिए। फोटोग्राफी मुख्य कलर होते हैं लाल नीला हरा, जो होते हैं मुख्य रंग होते हैं फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्या है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। मतलब कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है उत्फूलन मतलब क्या होता है कि वो बुलबुला छोड़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है। ठीक है, क्यों होता है, कौन सी गैस उसमें उठती है, ये बताना है। तो हाइड्रोजन गैस के कारण होता है कि ऑक्सीजन गैस के कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम है कि लगभग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई इनो वगैरह पीते हैं, कोई लिक्विड पीते हैं जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने पे, तो आप देखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। ठीक है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, यानी बुलबुला उठने लगता है। तो क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो ये भी काफ़ी इजी है। और फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, कि फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, कि श्वेत श्याम प्रिंट, कि कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो इसमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा प्रिंटर है यानी फोटो प्रिंट जिसकी अवधि सबसे लंबी होती है।
तो इसका हो जाएगा श्वेत श्याम प्रिंट। यानी कि जो पहले फोटो वगैरह खिंचाए जाते थे, अभी आप लोग देखते हैं कितना अच्छा रहता है, अभी भी दिखता है वो जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है। लेकिन अब जो फोटो हम लोग खिंचवाते हैं, क्लिक कराते हैं, वो कोई करता ही नहीं वैसे स्टूडियो वगैरह, ठीक है। जो पहले होते थे अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो यूज़ होते थे कलर वाला, वो उतने नहीं चल पाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी आप याद कर सकते हैं इसी हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। यानी हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो मुख्य कारण कौन सी, मतलब एक संवेष्टन प्रौद्योगिकी थी, तो उस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के जो मुख्य अंग थे वो क्या क्या थे। तो ऑप्शन में है ए जनशक्ति यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत, बी फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, सी सिंचाई जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, डी विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी सिंचाई जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। यानी उस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के मुख्य अंग कौन कौन से थे, सिंचाई थे, जैव रासायनिक उर्वरक थे और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में थे। यानी इन्हीं के कारण जो है हरित क्रांति आ पाई थी। ठीक है, किसके कारण, सिंचाई जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। नेक्स्ट क्या है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घटता है। यानी कि ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म कर देते तो उसका छेद क्या होगा, घटने लगेगा। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई तांबे का बर्तन ले लीजिए, उसमें कहीं छेद है, उसको गर्म करिए तो आप देखेंगे उसका छेद जो है घटने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी फ्रेंड्स। ये थोड़ा आप लोग के लिए ईजी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी रोएंटजन ने, ऑप्शन डी बैकरल ने। तो कौन खोज किया था फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैकरल ने। यानी रेडियो एक्टिविटी की परिघटना खोज किसने किया था, बैकरल ने। यह आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने किया था, बैकरल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है। ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है फ्रेंड्स, औद्योगिक बहिस्त्राव यानी कि इंडस्ट्रियल और कह सकते हैं एग्जॉर्शन बाहर निकालने के लिए, तो हो जाएगा औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया। यानी कि जैसे कि ना, और इंडस्ट्री वगैरह से जो भी पानी वगैरह निकलता है उसको प्रदूषण से रोकने के लिए क्या होता है, तो क्या क्या उपाय किया जा सकता है, मतलब क्या उपयोगी पाया गया है किस चीज़ को। तो क्या है, ए है पाथेनियम, बी हाथी घास, सी जलकुंभी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, जलकुंभी। यानी कि औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से जलकुंभी अपतृण को उपयोगी पाया गया। यानी जलकुंभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं जो औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, ए प्राकृतिक गैस, बी भाप अंगार गैस, सी कोयला गैस, या फिर डी इंडेन गैस। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैस जो होती है वो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, ना कि भाप अंगार गैस, ना कि कोयला गैस और ना ही इंडेन गैस। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस ही ऐसा होगा जो उच्च ऊष्मीय मान रखती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया, प्रमोचित मतलब प्रक्षेपित। ठीक है, तो ऑप्शन ए बैकानूर, ऑप्शन बी कौरू, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी चांदीपुर। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है कौरू। यानी इनसेट 2 जो है, इनसेट 2E कौरू से प्रमोचित किया गया या फिर प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स फिजिक्स के हैं, बाकी मैं केमिस्ट्री के भी कराऊंगा, बायो के भी कराऊंगा, और हो सकता है मैं कल सुबह से करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि करंट अफेयर्स की भी डिमांड आ रही है, करंट अफेयर्स फिर से डेली कराया जाए। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था, तो ये कहाँ से प्रमोचित किया गया फ्रेंड्स, कौरू से। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका है, कोक या फिर पत्थर का कोयला या लकड़ी या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, डी प्राकृतिक गैस। इससे पहले भी आ चुका है, किसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, ऊपर आया था भी, तो प्राकृतिक गैस था। देखिए यहाँ पे था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है, तो प्राकृतिक गैस। तो वैसे यहाँ भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस दूसरे भाषा में यही चीज़ है, नीचे दिए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, तो फिर प्राकृतिक गैस में, ना कि कोक में, ना कि पत्थर कोयला में, और ना कि लकड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। कह रहा सागर में जो बहता हिमखंड होता है, ठीक है,
वो द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल जो होगा तल के ऊपर होगा, 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 6 भाग। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 भाग। यानी कि कोई हिमखंड है, अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम का है तो उसका 1/10 भाग ऊपर ऊपर रहेगा, यानी 10 में 1 भाग ऊपर रहेगा, यानी 100 ग्राम वो ऊपर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको नॉर्मली मालूम होगा पहले से। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। वहाँ पे क्या नहीं है फ्रेंड्स जिसके कारण जीवन नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। वहाँ नाइट्रोजन नहीं है, या फिर गंधक नहीं है, या फिर ऑक्सीजन, या फिर जल नहीं है। आखिर क्यों वहाँ पर जीवन है चंद्रमा पर? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? वहाँ पर जल नहीं है। यानी कि अगर जल होता वहाँ पर तो वहाँ पर जीवन संभव होता, यानी कि चंद्रमा पर जल नहीं है इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। वैसे भी इसका आंसर काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको ये लूसेंट में मिल जाएगा और फिर एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसे ये भी पता चलता है कितने लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसे साफ पता चल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करूँगा इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ना मालूम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स बोले कि मुझे नहीं मालूम इसका आंसर, कि आप खुद बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।